राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पर विचार कर रहे हैं और कल हम लोगों ने जो वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने पररूप संधि के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, एंगी पररूपम और अचोन्त्यादि टी, इन दो सूत्रों के माध्यम से। अब आज का जो टॉपिक है वो भी पररूप संधि से ही रिलेटेड है, वो भी पररूप संधि करने वाला ही है, उसको भी हम लोग विचार करते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, सूत्र है हमारा ओमांगोष्ठ। पररूप संधि का प्रकरण है, आप लोग जानते ही हैं। सूत्र है हमारा ओमांगोष्ठ। ये सूत्र है हमारा 6-1-95 का। 95 ही है ना? हाँ 95 ही होगा। 6-1-95 का ये हमारा सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि इसके ठीक पहले का सूत्र जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा वो है एंगी पररूपम। अर्थ कैसे निकालें, इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेकर के जाता हूं। ये कहां का है एंगी पररूपम? ये है 6-1-94 का। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप लोगों ने एक और सूत्र पढ़ा है आद गुण। कौन सा सूत्र है? आद गुण। ये कहां का है? तो ये 6-1-87 का है। ठीक है, और थोड़ा सा पहले जाएंगे, 2-3 सूत्र पहले, तो एक सूत्र आता है एका पूर्व प्रयोग। ये कहां का है? तो ये 6-1-84 का है। ये इतने सूत्र मिला करके तब इसका अर्थ अच्छी तरीके से आप लोगों को स्पष्ट होगा। मैं बार बार ये बातें इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा अष्टाध्यायी का भी क्रम समझ में आ जाए। ठीक है ना? अष्टाध्यायी का भी जब आप लोगों को क्रम समझ में आएगा और सूत्रों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, वृत्ति कैसे निकाली जाती है, जब आप लोग बार बार उस चीज की अनुवृत्ति करेंगे, अपने दिमाग में बैठाएंगे, तो आप लोगों को स्वयं उसका अर्थ करना आ जाएगा। आप लोग स्वयं उस चीज का अर्थ निकाल लेंगे, उसकी वृत्ति समझ लेंगे, उसकी वृत्तियों को बना लेंगे, तब आपको वृत्ति रटना नहीं पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बात को समझिए, रटिए कम। तो देखिए, सूत्र है हमारा ओमांगोष्ठ। ठीक है, अब इसका हम पदच्छेद करते हैं तो इसमें 3 चीजें हैं। ओम है, आंग है और च है। ठीक है, ओम, आंग और च, ये 3 पद इसमें दिए गए हैं। अब यहां से हम ले आएंगे पररूप को। किसको ले आएंगे? पररूप को। पररूप को मान लीजिए हमने यहां लिख दिया। हमने एंगी पररूपम से कौन सा पद ले आया है? पररूप जो पद है उसको हम ले आए हैं। आद गुणा से हम आद की अनुवृत्ति को ले आते हैं। ठीक है, और एका पूर्व प्रयोग, ये तो पूरा ही आएगा क्योंकि ये अधिकार सूत्र है, इसका अधिकार चलेगा 111 तक। ठीक है, 111 तक जितने भी सूत्र होंगे उन सभी सूत्रों में एकह पूर्व प्रयोग का अधिकार चलता है। माने वो जो भी कार्य करेंगे पूर्व और पर दोनों के स्थान पर करेंगे, अकेले नहीं कर सकते हैं। आगे अभी आपको एक और सूत्र समझना पड़ेगा। ओमांगोष्ठी है ना, अंतादिवच्च। कौन सा सूत्र है? अंतादिवच्च। चलिए, ये सूत्र जब आएगा प्रकरण तो हम समझा देंगे। पहले आप लोग ओमांगोष्ठ को समझिए। ठीक है ना? अभी आज ही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ओमांगोष्ठ को समझते हैं। तो इसमें 3 पद हैं। कौन कौन से? एक है ओम, दूसरा आंग है और तीसरा च है। माने ओम और आंग के परे रहते। किससे परे हो? तो आद गुणा से अनुवृत्ति आ गई आद की। आद माने अवर्ण से। अवर्ण से अगर ओम और आंग पर में है, देखिए एंगी पर रूपम भी यही कर रहा था पर रूप, लेकिन ये किसका कर रहा था? केवल एंग का। ठीक है, केवल एंग का। एंग माने ए और औ
ए और ओ का, ठीक है। लेकिन इसकी एक और शर्त थी, ये क्या करता था, ये केवल आत उपसर्गात अवर्णांत उपसर्ग से परे अगर ए और ओ है तो उसी का ये क्या करता था, पररूप करता था। लेकिन ओमांगोष्ठ ये कहता है कि केवल ये दो शब्द होने चाहिए बस, एक ओम होना चाहिए और दूसरा आंग होना चाहिए। आंग को देख करके आप लोगों को थोड़ा सा एक उपसर्ग की याद आ रही होगी, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग, तो वो यही उपसर्ग वाला आंग है, ठीक है ना। ये क्या है, उपसर्ग वाला आंग है और ये ओम शब्द है। तो आत माने अवर्ण से परे, पूर्व में कोई भी शब्द हो लेकिन वो अवर्णांत होना चाहिए, ठीक है। तो अवर्णांत शब्द से परे अगर ओम अथवा आंग है तो एका पूर्व प्रयोग कहता है कि पूर्व और पर दोनों के स्थान पर कोई एक कौन होगा, पररूप आदेश हो जाएगा। एक नहीं, पररूप वाला आदेश कोई भी नहीं होगा, पर में जो है वही आदेश हो जाएगा। पुनः देखिए, सूत्र है ओमांगोश्च, इसमें केवल 3 पद हैं, ओम, आंग और च, ठीक है। आद गुणा से हमने आद की अनुवृत्ति ले आई और एंगी पर रूपम से पर रूप की, और एक का पूर्व प्रयोग का तो अधिकार ही चल रहा है। तो ये कहता है आत माने अवर्णांत, हमने पहले भी बताया है कि आत को अवर्णांत कह सकते हैं, ठीक है। आत मन अर्थात अवर्णांत माने अवर्णांत से परे, अवर्णांतात अर्थात अवर्णांत से परे, आत अवर्णांतात पूरा लिख लीजिए। तो अवर्णांत से परे अगर ओम अथवा आंग शब्द आते हैं तो इन दोनों के स्थान पर अर्थात आत और ओम अथवा आंग, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, तो पररूप एकादेश हो जाता है। क्या होगा, तो पररूप एकादेश होगा, माने पर वाला हो जाएगा, अर्थात ओम या आंग हो जाएगा। जो पर में रहेगा, ओम पर में रहेगा तो ओम हो जाएगा एकादेश, और आंग रहेगा तो आंग एकादेश हो जाएगा। पुनः देखिए, सूत्र है हमारा ओमांगोष्ठ, ये पररूप करने वाला सूत्र है जो हमने एंगी पररूपम में भी देखा है, ठीक है। इसमें 3 पद है, एक ओम है, एक आंग है और तीसरा च पद है। आद गुणा से आद की अनुवृत्ति ले आए, एंगी पर रूपम से पर रूप की अनुवृत्ति ले आए, और ले आकर के हमारा टोटल अर्थ ये हो गया कि अवर्णांतात माने अवर्णांत से परे कोई भी शब्द हो। देखिए, एंगी पर रूप में कहता था कि आत उपसर्गात माने अवर्णांत कोई उपसर्ग होना चाहिए, लेकिन इसमें वो शर्त नहीं है, इसमें कोई भी अवर्णांत शब्द होने चाहिए, उससे परे ओम या आंग होना चाहिए, ये विशेष बात है। उसमें क्या था कि अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए, उससे परे एंग होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है। ये कह रहा है पर में तो शर्त है, पर में ओम या आंग होना चाहिए, लेकिन पूर्व में अवर्णांत कोई भी शब्द हो, जरूरी नहीं है कि उपसर्ग हो, कोई भी अवर्णांत शब्द हो सकता है, उसके पश्चात ओम या आंग हो, तो दोनों के स्थान पर आत माने अवर्णांत कोई शब्द और उसके पश्चात ओम या आंग है, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाएगा, ठीक है। वृत्ति में देखते हैं क्या लिखा है, आप लोग वृत्ति को भी समझ लीजिए। वृत्ति में लिखा है ओमी आंगी चा आत परे, चात परे लिखा है ना, तो च को आत से अलग कर दीजिए, अकर्षमण्य दीर्घ से दीर्घ हुआ है, आज वो संधि आप लोग पढ़ लेंगे। तो च आत परे माने ओमी आंगी, ये किससे हो, सप्तमी है ना, देख लीजिए, ओमी आंगी है, सप्तमी अंत का प्रयोग किया गया है, माने ओम और आंग आत से पर में होने चाहिए, तो कहते हैं पररूप में एकादेश, तो पररूप एकादेश हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर नहीं समझ में आ रही है कोई बात तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। चलिए अब हम लोग अपने पहले प्रयोगों के माध्यम से इस सूत्र का ठीक अर्थ समझते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने अर्थ अच्छे से समझ लिया है तो प्रयोग करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, अर्थ ही समझ में नहीं आया है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। सूत्र है हमारा ओमांगोष्ठ, ठीक है। अब देखिए, प्रयोग है हमारा शिवाय ओम नमः, तो शिवाय अग्रे ओम
नमः पद को हम लोग बाद में भी जोड़ सकते हैं क्योंकि ये संधि के अंतर्गत नहीं है, ये दूसरा शब्द है। ठीक है, देखिए शिवायोम नमः। अब यहां शिवाय पद है और पश्चात में ओम पद है। हमारा जो सूत्र है ये कहता है कि अवर्णांत शब्द से परे, अवर्णांत कोई भी शब्द हो उस शब्द से परे। तो शिवाय में देखिए हम देखेंगे, यह हल कर दीजिए, अ को बाहर निकाल दीजिए, अवर्णांत शब्द हो गया ये। शिवाय क्या है, अवर्णांत है। अ देखिए बाद में है, ठीक है, अ बाद में है ना, माने अवर्णांत है, शिवाय के अंत में अ है। ठीक, अब दूसरी शर्त है उसकी कि बाद में ओम या आंग होने चाहिए। पूर्व में क्या होना चाहिए, अवर्णांत कोई शब्द होना चाहिए। तो अवर्णांत शब्द हो गया हमारा शिवाय। अब पश्चात में क्या होना चाहिए, तो ओम या आंग होना चाहिए। तो ओम या आंग में से देखिए यहां ओम है, ठीक है, तो ओम का ओ यहां कर लिए, मां को बाहर निकाल के रख दिए। अब इन दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाएगा। तो पररूप माने बाद में जो है पहले वाला जाकर के बाद वाले में मिल जाता है। तो पहले क्या है अ, बाद में है ओ, माने ये जाकर के जब इसमें मर्ज हो जाएगा तो यहां बचेगा केवल ओ। ठीक है, अब हमने यहां लिख दिया शिवाय, ओ और म मिला देंगे, बन जाएगा शिवायोम। ठीक है, ये हमारा बन गया। और जब बाद में यहां नमः पद ले आएंगे तो आप लोगों को आगे पढ़ने में मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, ऐसे शिवायोम नमः। ठीक है, किसी को अगर समझने में कोई परेशानी हो तो वो जरूर कमेंट कर दिया करे कि कौन सी बात उसे समझ में नहीं आई। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि बिल्कुल एकदम छोटे लेवल से, बिल्कुल बच्चों जैसा समझाने का प्रयास करता हूं। अगर इसके बावजूद भी हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमी रह गई हो समझाने में, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से दोबारा पूछ लिया करिए, मैं फिर बताऊंगा। मेरा केवल एक मकसद है कि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। पाठ भले धीरे चल रहा है, 1-2 श्लोक ही हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी पढ़े बढ़िया से पढ़े। ठीक है, तो देखिए ओमांगोष्ठ सूत्र यह कहता है आद गुणा से आद की अनुवृत्ति आ गई है, और एंगी पर रूपम से पर रूप की अनुवृत्ति आ गई है, और एका पूर्व प्रयोग से एकादेश की अनुवृत्ति आ गई है। ठीक है, एकादेश का आदेश है। तो ये कहता है कि आत अर्थात अवर्णांत शब्द से परे, पूर्व में कोई अवर्णांत शब्द होना चाहिए। तो अवर्णांत शब्द से परे अगर ओम या आंग है तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर पर रूप एकादेश हो जाता है। अब यहाँ अवर्णांत शब्द है हमारा शिवाय, शिवाय में हमारा अ है, या के अंतर्गत अ है, माने अवर्णांत शब्द हो गया। पश्चात में ओम शब्द है, ये कहता है ओम या आंग होना चाहिए। तो यहाँ हमारा क्या है, ओम है। तो ओम का ओ निकाल लिए, शिवाय का या निकाल लिए, या के उत्तरवर्ती अ, और आ और ओ दोनों के स्थान पर हमने क्या कर दिया, पर रूप एकादेश कर दिया, माने अ और ओ दोनों मिलकर के ओ बन जाएंगे। ठीक है, पर में जो है बाद में जो है वही बन जाता है पहले और बाद दोनों मिलकर के। तो अ है पहले और ओ है बाद में, दोनों मिलकर के बाद वाला जो है माने ओ बन गया, मिला दिए बन गया शिवायो, और म को जोड़ दिए हो गया शिवायोम। नमः पद को ले आए तो मकार को अनुस्वार हो गया, बन गया शिवायोम। जब आप लोग हल संधि पढ़ेंगे तो कैसे अनुस्वार बन गया ये आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ये हमारा सिद्ध हो गया, शिवायोम नमः। अब चलते हैं दूसरे प्रयोग की तरफ। अगर जो समझा रहे हैं इसमें से कोई भी शब्द, कोई भी पद अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रश्न कर लिया करें। चलिए दूसरा प्रयोग देखते हैं। दूसरा प्रयोग थोड़ा सा समझने वाला है। शिव एहि, शिव अग्रे एहि, ये जो ए ही आप लोगों को दिख रहा है, ये ए ही इणगतव धातु का एक रूप है इह। क्या है, इह। ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। ठीक है, एतु इतात इताम यंतु इह, क्या बनता है, इह, इह इतात, ऐसे बनते हैं रूप। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है हमारा, मध्यम पुरुष एक वचन इह। आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये धातु कौन सी है, इणगतव। इणगतव धातु है। एतु इतात
इताम, यंतु, इहि, इतात, ऐसे विकल्प से बनते हैं ना लोट लकार में। तो ई क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अब इसी में जैसे यहां आपको ए दिख रहा है, तो अब ये देखिए ओमांगोष्ठ ये कहता है कि अवर्णांत कोई पहले शब्द होना चाहिए। तो अवर्णांत शब्द हो गया हमारा शिव में अ। उसके पश्चात ये कहता है कि ओम या आंग होना चाहिए। यहां ना तो ओम आपको दिखलाई पड़ रहा है और ना तो आंग दिखलाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर है क्या वस्तुतः, अगर नहीं है तो इस सूत्र से कैसे यहां पर संधि हो सकती है, उसी बात को स्पष्ट करते हुए आप लोग समझिएगा कि देखिए इह कहां का रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन इणगतौ धातु का रूप है। तो यहां आप लोग देख लीजिए ये इह है, ठीक है। अब इसके पूर्व में अगर हम आंग ले आते हैं तो आंग में गकार की संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, केवल आ। क्या बचेगा, आ। अब इसकी जब हम संधि कर देते हैं तो यह आद गुणा से गुण होकर के क्या बन जाएगा, ए। आ और ई के स्थान पर ए एकादेश हो जाएगा, बन गया क्या हमारा ए। ए ही यही शब्द है। समझ में आ गया? अगर किसी को नहीं आया है तो फिर से देखें। देखिए यहां पर इणगतौ धातु है। इणगतौ धातु के आप रूप चलाएंगे तो ए तु, इतात, इताम, यंतु, ए, इह, इह, इतात, ऐसे मध्यम पुरुष में विकल्पेन रूप बनता है। तो इह जो है, ये इह कहां गया, इह, ये इह जो है वो इणगतौ धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अब इसी के पहले हमने आंग उपसर्ग लगा दिया। आंग उपसर्ग लगाया तो हमारा क्या बन गया, आंग में बचा आ। यहां वस्तुतः क्या है, आंग उपसर्ग है। इस आंग में हमारा क्या बच गया, आ। उसके बाद हमने आद्गुणा कर दिया तो अवर्ण से अच परे है, इसलिए पूर्व पर दोनों के स्थान पर हमारा क्या हो गया, ए। यही ए ही यहां पर है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां जो ए है उस ए में आपको आ और ई ये दोनों चीजें दिखलाई पड़नी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आंग उपसर्ग पूर्वक ई का जो ई है उसी से मिला करके यहां पर क्या बना है, ए बना है, ए बना है। आगे का और सूत्र आता है जो आपको ये स्पष्ट करवाएगा। यहां आपको एक शंका हो जानी चाहिए कि भाई आपने आंग को तो मान लिया, अब दोनों का क्या है, समानता है, भाई दोनों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो आप आंग को मान के कार्य क्यों कर रहे हैं, ई को मान के कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ए जो बना है वो तो दोनों के स्थान पर बना हुआ है। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि आप यहां जो कार्य कर रहे हैं वो आंग को मान करके कर रहे हैं, ई को मान करके कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर पररूप हुआ होता तो एक बार हम, लेकिन पररूप में भी एकादेश हुआ है, वहां भी हमारी शंका बरकरार रहेगी। भाई जो ए बना है, ए में आपको आंग ही क्यों दिखलाई पड़ रहा है, ई क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ पूर्व में ई को मान सकते हैं। अगर ए है माने आ और ई दोनों का सम्मिलित स्वरूप है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक और सूत्र आ रहा है, अंतादिवच्च। आप लोग आगे देखेंगे तो ये लिखा होगा। ये कहां का सूत्र है, तो 6-1-85 का। इसी के ठीक पहले सूत्र है एका पूर्व प्रयोग। ये कहां का है, तो 6-1-84 का, ठीक है। स्पष्ट है ना सबको, कोई समस्या तो नहीं है? अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करता रहे। कमेंट करने से हमको पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है तो हमको पढ़ाने से फिर क्या फायदा? हमारे पढ़ाने का केवल इतना मतलब है कि आपको सॉलिड सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। यहां आपने इतनी चीजें देख ली, सिर्फ यही आपके पुस्तक में दिया गया है। इन दोनों में संधि करना है, ठीक है। संधि कौन सी होगी, पररूप संधि होगी। अब ये पररूप संधि का जो हमारा सूत्र है ओमांगोष्ठ, ये कहता है कि आत्मा ने अवर्णांत कोई शब्द हो उससे पर में ओम या आंग होना चाहिए, तभी यहां पर क्या होगी, संधि होगी। हमको यहां पर न तो ओम दिखलाई पड़ रहा है न तो आंग दिखलाई पड़ रहा है। तो हमने बताया कि यह इणगतौ धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है ई। ई में जब आंग उपसर्ग लगाएंगे
तो आद गुणा से गुण होकर के बन जाएगा ए ही, वही ए ही स्वरूप है यहाँ पर। अब हमारे पास प्रश्न ये उठा कि आ और ई दोनों लगे हुए हैं, तो हम आ को मान करके कार्य करें अथवा ई को मान करके कार्य करें, इस बात का डिसीजन कौन देगा? तो उस बात का डिसीजन देने के लिए एक सूत्र आ गया अंतादिवच्य। ये क्या कहता है, आप लगा दीजिए अंत को लगा दीजिए पूर्व से और आदि को लगा दीजिए पर से, ठीक है। माने जो एकादेश हुआ है उस एकादेश से अगर आपको कोई कार्य करना है तो अंत में अगर है तो पूर्व में है तो वह अंत वाला माना जाएगा और पर में है तो वह आदि वाला माना जाएगा। अब देखिए हम किसको का मान करके कार्य कर रहे हैं, तो पर वाले को मान करके कार्य कर रहे हैं। पूर्व में शिव है और पर में ए ही है, तो हमने बताया अगर पर में है तो आदि माना जाएगा। अब देखिए ए ही कैसे बना है, आ और ई को लेकर के, ठीक है, आ और ई को लेकर के बना हुआ है। तो ये क्या है, पर वाले को मान करके हमको कार्य करना है, ए ही को मान करके हमको कार्य करना है। तो अगर पर वाले को लेकर के कार्य करना है तो आदि में जो रहेगा उसकी प्रधानता मानी जाएगी। तो पर वाले को लेकर के अगर कार्य कर रहे हैं तो ए के आदि में क्या है, आ है, आ और ई को मिला करके ए बना है, तो आदि में क्या है, आ है और अंत में क्या है, ई है, ठीक है ना। आदि को मान करके कार्य करेंगे, इसलिए आदि को मानते हैं, तो यहां हमको आंग मिल जाता है और ई ही यहां बाहर आ जाता है, ठीक है। ही यहां पर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। वैसे यहां पूरा ए है, ये बात आप समझिएगा, यहां आंग लिख नहीं सकते हैं, ए ही लिखेंगे, लेकिन आंग आप लोगों को समझ में बात आए इसलिए स्पष्टतया लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अगर पूर्व को कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वह अंत वाले को माना जाएगा, और अगर पर को कार्य किया जा रहा है तो आदि वाले को माना जाएगा। मान लीजिए अगर आपके मन में ऐसा बात आ रहा है, अगर यहां शिवे शब्द होता, क्या शिवे, तो शिवे में शिव है, शिव का अ है और इधर ई है, दोनों को मिला करके यहां ए आदेश हुआ है, ठीक है। तो अगर आदि में ऐसा कुछ हुआ होता, एकादेश आदि में अगर एकादेश हुआ होता तो देखिए पूर्व में अगर एकादेश है तो अंत वाले को मानना पड़ेगा, माने फिर ई मान करके कार्य किया जाता। क्या मान के कार्य होता, ई को मान करके कार्य होता। क्यों, क्योंकि पूर्व में अगर कोई कार्य करना है तो अंत वाले को माना जाएगा, अंत में क्या है, ई है, और अगर पर में कोई कार्य करना है पर को मान करके तो ए ही को मान करके कार्य हो रहा है, ए ही बना है आ और ई से मिल करके, इसलिए आदि वाले को माना जाएगा। तो ए ही में आदि में क्या है, आ, तो यहां आंग मान लिया जाएगा। अर्थात ये जो यहां पर ए आपको दिख रहा है, ये जो यहां आपको ए दिख रहा है, ये ए नहीं है, इसको हम क्या मान लेंगे, आंग मान लेंगे। क्यों, अंतादिवच्य यही कहता है। ऐसे ही अगर शिवे होता तो शिवे में जो ए दिख रहा है वो ए नहीं होता, वो क्या हो जाता, ई माना जाता। दिख तो ए रहा है लेकिन यथार्थ रूप में जो कार्य होगा वो ई की तरह कार्य होगा। ऐसे ही यहां पर दिख तो ए रहा है लेकिन कार्य जब करेंगे तो वो आंग की तरह कार्य होगा, ठीक है। पुनः देखिए, शिव अग्रे ए ही है, ठीक। ए कैसे बना है तो हमने बता दिया, इणगतौ धातु का रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ई बनता है, ठीक। अब ई बना तो ई से ए ही हमने कैसे बनाया, तो आंग उपसर्ग पूर्वक ई को कर दिए, तो यहां आंग में आ बचा, ई का मिला दिए, आद गुणा से गुण होकर के ए ही बन गया। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि हम यहां पर आंग लिखा तो नहीं है स्पष्टतया, तो हम इसको आंग कैसे माने। तो आंग मनाने के लिए आया है सूत्र अंतादिवच्य, ठीक। अंतादिवच्य कहता है, एका पूर्व प्रयोग की अनुवृत्ति आ जाएगी इसमें। तो ये कहता है कि अगर पूर्व को कार्य करना है, पूर्व को मान करके कार्य करना है तो अंतिम वाले की तरह दिखाई देगा, और अगर पर को मान करके कार्य करना है तो वो आदि वाले की तरह दिखाई देगा। तो हम लोग पर को मान करके कार्य करें, पूर्व में तो कोई कार्य कर नहीं रहे हैं, पर में ही कार्य करना है हमको, क्योंकि पूर्व की तो सारी शर्तें मंजूर कर ली गई हैं। पर में आंग हमको चाहिए लेकिन आंग हमको नहीं दिख रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ए ही कैसे बना, तो आंग और ई को जोड़ करके बना है। तो हम कार्य कहां कर रहे हैं, पर को, और जब पर को कार्य होता है तो वह आदिवत होता है। अंत आदिवच्य,
अंतवत आदिवच्च, अगर पूर्व को कार्य करेंगे तो अंतवत हो जाएगा और पर को कार्य करेंगे तो आदिवत हो जाएगा। माने ये जो ए है ये ए नहीं है, इसको जब हम दिखने के लिए तो ए है, लेकिन जब हम कार्य करने चलेंगे तो ये आ की तरह दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि आदिवत होना चाहिए। ये बात हमको बताता है अंतादिवच्च। ठीक है, आशा करता हूं बात समझ में आ गई होगी। इतना चिल्लाते हैं, अगर फिर भी बात समझ में नहीं आएगी तो क्या बताएं, आप लोग कमेंट करके भी पूछ लिया करिए, कोई बात नहीं। हो सकता है पहली बार जो व्याकरण पढ़ रहे हैं उनको समझने में थोड़ी तकलीफ होती हो। वृत्ति के माध्यम से भी अर्थ आप लोग देख लीजिए। सीधे सीधे लिखा है कि यह अयम एकादेश, यह अयम एकादेश, यह माने जो एकादेश हुआ है। क्या एकादेश हुआ है? आ और ई के स्थान पर जो ए एकादेश हुआ है, आ और ई के स्थान पर जो ए, माने आ और ई मिला करके जो ए एकादेश हुआ है। ठीक है, माने जो भी यहां पर बतला रहे हैं कि ए एकादेश हुआ है, और भी अगर कहीं होता है तो आप वहां भी ऐसे ही समझेंगे। तो यह अयम एकादेश स, माने वह जो एकादेश हुआ है, माने यहां पर जो ए एकादेश हुआ है वह पूर्वस्य अंतवत, माने अगर पूर्व को हुआ है तो अंतवत माना जाएगा। ठीक है, और अगर अंत को हुआ है, देखिए वृत्ति में लिखा है कि पूर्वस्य अंतवत और परस्य आदिवत, और अगर पर को हुआ है तो आदिवत माना जाएगा। तो यहां पर को हुआ है इसलिए आदिवत मान लिया जाएगा। माने यह जो ए है ये ए नहीं है, आ दिखाई देना चाहिए आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर पूर्व को हुआ होता तो अंतवत हो जाता, और अगर पर को हुआ है तो वह आदिवत मान लिया जाएगा। इसलिए यहां पर आप लोगों को आंग दिखलाई देना चाहिए। इसलिए यहां पर यह शर्त मंजूर हो गई कि अवर्णांत शब्द से परे अगर ओम या आंग दिखलाई पड़ता है तो पूर्व और पर के स्थान पर रूप एकादेश हो जाएगा। तो पर में यहां ए है तो आ और ए को मिला करके यहां ए पर रूप एकादेश हो जाएगा। यहां शिव का शिव लिखा है और यहां ही हो जाएगा, मिला देंगे बन जाएगा शिवे। ठीक है, समझ में आई बात? पुनः एक बार देख लीजिए, शायद कठिन विषय है इसलिए आप लोगों को समझने में तकलीफ हो रही होगी। देख लीजिए पुनः, सीधे सीधे कह रहे हैं कि शिव ए ही आप लोगों की किताब में स्पष्टतया है। ए ही कैसे बना तो हमने बता दिया, धातु रूप है लोट लकार का, इणगत धातु का, आंग उपसर्ग पूर्वक लगा करके बना दिए, ए ही बन गया। अब यहां पर ए ही है लेकिन हमको चाहिए क्या? आंग। क्यों? सूत्र कहता है कि अवर्णांत शब्द से परे अगर ओम या आंग रहेगा तभी पूर्व और पर दोनों के स्थान पर रूप एकादेश होगा। अब यहां पर हमको ए दिख रहा है, आंग नहीं दिख रहा है। आया अंतादिवच्च, अंतादिवच्च ने कहा कि यह अयम एकादेश, जो एकादेश हुआ है, स माने वह एकादेश। कौन एकादेश? तो ए जो एकादेश हुआ है वह अगर पूर्व को हुआ है, माने शिवे अगर हुआ होता, किसको हुआ होता? शिवे, तो यहां पर शिव का अ होता और इसके पश्चात ई, दोनों को मिला करके शिवे बन गया होता। तो यहां पर जो ए दिखलाई पड़ रहा है, आ और ई को मिला करके, वह ए ई की तरह दिखलाई पड़ना चाहिए था। कैसा? ई की तरह। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अगर पूर्व को हुआ है तो वह अंतादिवत होगा। अगर पूर्व को हुआ है तो वह अंतादिवत होगा, लेकिन अगर वह पर को हुआ है तो यहां पर को हुआ है ना, तो वह आदिवत हो जाएगा। तो आदि में क्या है? आ, इसलिए जो ए है वह ए कैसा है? आदिवत, माने आ की तरह है। ए का यहां पर जो कार्य है वह कार्य आ को मान करके किया जा सकता है। माने वस्तुतः यहां दिख तो ए रहा है लेकिन आपकी नजरों में यहां आ दिखना चाहिए। कौन बताता है? अंतादिवच्च। ठीक है, तो जब यहां आंग मिल गया हमको, आंग माने अंग उपसर्ग, नकार की संज्ञा हो गई है तो आ दिख रहा है, तो आंग हमको मिल गया है, तो शिव ए ही शिवे ही बन गया हमारा। तो आशा करता हूं ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और सूत्र है जो कि दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद पुरुरूप संधि का प्रकरण प्रारंभ होगा। ठीक है,
इसी वीडियो में उसको भी समझ लेंगे तो थोड़ा आसानी होगा और पाठ भी जल्दी पूरा होगा। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। ये कहाँ का है? ये शायद 101 का है। 6 1 101। इसके पहले सूत्र है एकः पूर्व प्रयोग, जिसकी अनुवृत्ति 111 तक, जिसका अधिकार 111 तक चलता है। ये कहाँ का है? 6 1 84 का। ठीक है। एक और सूत्र है इको यणच। ये इसके भी पहले का है। इसमें से अची की अनुवृत्ति आ जाती है। ये शायद 77 74 का है कहीं का ना। इको यणच कहाँ का है? 77 का। 6 1 77 का। 6 1 77 का है। एका पूर्व प्रयोग का अधिकार आता है और इको यणच से अच की अनुवृत्ति आती है। अब देखिए, कहता है अक से सवर्णी अची परे रहते। अची की अनुवृत्ति यहां से आ जाएगी, ठीक है ना। तो अची आप यहां लगा लीजिए। तो अक माने अक से, सवर्ण माने सवर्णी, अची माने अच परे रहते। एका पूर्व प्रयोग, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। कैसे? अक है, अक माने क्या होता है? अ ई उ री और री। ठीक है। इनसे सवर्णी माने ठीक यही हो। अ ई उ री और री। यहां अच भले है, ठीक है ना, पर में क्या होना चाहिए? अच। अची है ना सप्तम्यंत, तो अचित भले ही है, लेकिन अगर पहले अक कह दिया है तो सवर्णी अच तो हो ही नहीं सकता। काहे से? अगर यहां हम ए कर देते हैं, क्षमता, अगर हम यहां अच में ए लिख देते हैं तो अक में तो ए आता नहीं है, इसलिए इतने ही शब्दों को हम समझेंगे, इतने ही वर्णों को हम समझेंगे। ठीक है ना। अच में तो यद्यप ए ओ आई औ भी आता है, लेकिन वह अक में नहीं आता है। और यह सूत्र सवर्णी अच परे रहते कहता है, तो सवर्ण इतने के ही मिलते हैं, इसलिए इतने को ही हम लोग देखेंगे। अब ये कहते हैं कि अक माने अक से सवर्णी अची, सवर्णे अची, सवर्णी अच परे रहते पूर्व और पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ एकादेश हो जाएगा। पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। ये सबको पता है, बड़ा सरल संधि है ये। ठीक है। संधि प्रकरण में हमको लगता है इससे ज्यादा सरल और कुछ भी नहीं है। ये बात सबको स्पष्ट है, इसलिए हम इसको जल्दी से करना चाहते हैं। तो अका सवर्णे दीर्घ माने अक से सवर्णी अच परे रहते। अच कहां से आया? इको यणच से। अक से सवर्णी अच परे रहते पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। फटाफट हम लोग प्रयोगों को भी देख लेते हैं। पहला प्रयोग है दैत्यारी। दैत्य अगले अग्रे अरि। ठीक है। अब दैत्य में देखिए, आ है, अरि का अ हो गया। अब यहां पर आप लोगों को कोई संधि दिख रही है? आद गुणा से गुण तो दिख ही रहा होगा, क्योंकि आद गुणा क्या कहता है कि अवर्ण से अच परे रहते। अवर्ण हो गया हमारा दैत्य का अ और अच पर में हो गया अरि का अ। लेकिन उस आद गुणा को रोक करके ये आ जाएगा आका सवर्ण दीर्घ। वो कहता है भैया देखो उल्टा सीधा रहे तो आप कर लो, लेकिन सवर्ण अगर है तो वो हमारे अधिकार में आ जाने दो। तो यहां क्या हो जाता है? तो दीर्घ हो जाता है। तो आ का दीर्घ क्या होगा? दीर्घ आ। दैत या आ और री मिला देंगे, बन गया दैत्यारी। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात समझने वाली और है कि यहां चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, दोनों प्रकार के अक चलेंगे।
चाहे अच बड़ा हो चाहे अक बड़ा हो। जैसे आप देख लीजिए देवालय, देवालय को देखिए, देव में छोटा आ है और आलय में बड़ा आ है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है, लेकिन सवर्ण होना चाहिए बस। अगर सवर्ण है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा, ये हो गया देव, यहाँ लय आ गया, मिला दिए बन गया देवालय। अगर दोनों दीर्घ है तब भी यही नियम चलेगा। जैसे विद्या है, वि द य आ और आलय का आ, यहां देखिए दोनों दीर्घ हो गए, ठीक है, फिर भी दोनों के स्थान पर दीर्घ ही एकादेश होगा, ठीक है। आपका बन जाएगा विद्यालय, ठीक है। आप लोग ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, केवल अक्ष से सवर्णी अच पर में रहना चाहिए, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाएगा। चाहे वो दीर्घ हो, ह्रस्व हो, चाहे वो पूर्व में ह्रस्व हो बाद में दीर्घ हो, चाहे वो बाद में ह्रस्व हो पूर्व में दीर्घ हो, चाहे वो दोनों दीर्घ हो, चाहे वो दोनों ह्रस्व हो, केवल सवर्ण होना चाहिए बस, ठीक है। इस प्रकार से आपका दैत्यारी, विद्यालय, देवालय इत्यादि का जो है ये सब किसके उदाहरण है, दीर्घ संधि के, अकः सवर्ण दीर्घ, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, दूसरा दे रहे हैं श्रीशः। श्री अग्रे ईशः। राइटिंग थोड़ी कमजोर है, ठीक से नहीं लिख पाते हैं, तो इसलिए आप लोग बात समझिएगा ना, राइटिंग पर मत जाइएगा। अब श्री में देखिए श्र है, ई है, और यहां भी, इसमें भी देखिए दोनों दीर्घ है, ठीक, तो दोनों को मिला करके दीर्घ एकादेश हो जाएगा। यहां दीर्घ ई आ जाएगी, यहां श्र है, यहां शह है, मिला देंगे बन जाएगा श्रीशः, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। विष्णुदय, अगला प्रयोग है विष्णुदय। विष्णु अग्रे उदय, यहां भी देखिए दोनों ह्रस्व है, उ निकाल के बाहर कर दीजिए, यहां उदय का भी उ कर दीजिए, दया, दोनों ह्रस्व है, दोनों के स्थान पर अक्ष से सवर्णी अच पर में है, इसलिए यहां पर दीर्घ उ आ जाएगा, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, विष्णुदयः, मिला देंगे तो बन जाएगा विष्णुदय, ठीक है। अगला शब्द है जो हमारा वो है होत्रिकारः। होत्रिकारः एकदम आसान है, ये दीर्घ संधि तो हमको लगता है कि आधा से ज्यादा लोगों को पहले से ही तैयार होगा, और जिनको नहीं तैयार है वो भी आसानी पूर्वक समझ गए होंगे। होत्रि अग्रे ऋकारः, होत्रि में भी ऋकार है और ऋकार का भी ऋकार है, री और री को मिला करके दीर्घ री हो जाएगा, ठीक है। और यहां बचा होत और यहां बचा कारः, मिला देंगे बन जाएगा होत्रिकारः, इस प्रकार से हमारे सारे रूप सिद्ध हो गए। यहां दीर्घ संधि का भी प्रकरण पूरा हो गया। तो आज हम लोगों ने 3 सूत्र देखा, एक ओमांगोश्च, दूसरा अंतादिवच्च और तीसरा अकः सवर्णे दीर्घः। आशा करता हूं ये तीनों सूत्र आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब कल से हमारा पूर्व रूप संधि का प्रकरण प्रारंभ होगा। हम लोगों ने यण संधि भी पढ़ ली है, गुण संधि भी पढ़ ली है, वृद्धि संधि भी पढ़ ली है, उसके बाद पररूप भी पढ़ लिया और आज दीर्घ संधि भी हो गई। अब हम लोग पूर्व रूप संधि का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। अयादि संधि भी इसी में हम लोगों ने पढ़ा, एचो यवा याव। तो आशा करता हूं सारी चीजें, सारे इफेक्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे।
कहीं कोई बात हो सकता है हमारे समझाने में कुछ कमी हो, आप लोगों को न समझ में आ रही हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर जुड़ करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज से न्याय बोधनी की कक्षा प्रारंभ हो गई है आप लोगों की। आप लोग यूट्यूब पर देखेंगे तो 11:15 साढ़े 11 बजे के समथिंग जो तर्क संग्रह की न्याय बोधनी टीका है, जो कि जी बड़े पांडित्य से भरा हुआ है, बहुत अच्छी टीका है। मैं तो कहूँगा कि अगर जो कोई परीक्षा की दृष्टि से तैयारी ना कर रहे हो, जिनको ज्ञान चाहिए, ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं, बटोरना चाहते हैं, वो लोग उसे जरूर पढ़ें। और जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए, परीक्षा के दृष्टि से तैयारी परीक्षा तिथि के 2-3 महीने पहले किया जाता है। और जो लोग जीआईसी की तैयारी में लगे हैं उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो लोग तो हमसे अच्छे पढ़े लिखे हैं, पंडित आदमी हैं। क्योंकि जिन्होंने प्री निकाल लिया है तो प्री निकालना भी कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि उसमें 40 क्वेश्चन जीके जीएस मैथ वगैरह के भी थे। तो एक संस्कृत के विद्यार्थी को उस टॉपिक को कवर करना माने बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो अपनी केवल तैयारी करें, उन्होंने पहले से ही सब कुछ पढ़ रखा होगा। और जो टीजीटी पीजीटी के लिए अथवा एलटी के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, तो एलटी में तो नहीं है और टीजीटी में भी नहीं है, पीजीटी में तर्क संग्रह अच्छी तरीके से रखा गया है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर अभी विज्ञापन ही नहीं आया है तो पता नहीं कब विज्ञापन आएगा, कब फॉर्म अप्लाई होंगे, कब एग्जाम होगा। तो 4-6 महीने 7 महीने का टाइम तो आपके पास खूब पर्याप्त है। अगर आप लोग अभी से न्यायबोधिनी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो 1-1.5 महीने में आपकी न्यायबोधिनी टीका अच्छी तरीके से लग जाएगी। और जिसकी न्यायबोधिनी टीका लगी हुई है उसे फिर तर्क संग्रह या तर्क भाषा में कोई परेशानी ही नहीं है, वो तो बड़े आराम से उसको पार कर ले जाएगा। इसलिए आप लोग उस कक्षा को भी देखिए, अवश्य जुड़िए। और उसी के साथ साथ यद्यपि आप लोग एक बार लघु का संधि पढ़ ले रहे हैं, लेकिन मनोरमा और शेखर के भाष्य को लेते हुए जो हमारे यहाँ 9 बजे से कक्षा चलती है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की, उस कक्षा में भी आप लोगों को एक एक पॉइंट बड़े अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आप लोग उस पर भी एक बार फोकस दीजिए, उसको भी एक बार देखने का प्रयास करिए। देखिए, सिर्फ एग्जाम पास करना बहुत अच्छी बात नहीं है, कुछ होना भी तो चाहिए अंदर, कुछ वजन होना चाहिए हमारे अंदर। इसलिए आप लोग उसको देखते रहेंगे ना, सुनते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो हम लोगों जैसी बुद्धि यद्यपि कम है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि बार बार प्रयास करते करते कुछ न कुछ बुद्धि में जरूर धंसेगा। इसलिए आप लोग उस कक्षा को भी अवश्य देखा करें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखता हूं। तो आपको मैं कक्षाओं के बारे में बता रहा था कि 9 बजे से व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, 11:30 बजे से 11:15 बजे से तर्क संग्रह की पदकृत्य टीका, 1 बजे से हम दर्शन की कक्षा लेकर के आते हैं, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण अभी नहीं आ पा रहे हैं। प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों को वो सारी कक्षाएं भी प्राप्त होती रहे। तर्क भाषा, तर्क संग्रह, वेदांत सार और सांख्य कारिका की जो परीक्षा की दृष्टि से तैयारी है, माने मूल का जो पाठ है। पश्चात शाम को रघुवंश महाकाव्यम के 2य सर्ग का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये सारी कक्षाओं में आप लोग नित्य जुड़ा करें, देखा करें। और जो लोग लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं वे लोग बाद की कक्षा उसको चला करके अपलोड रहता है, जरूर देखा करें। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। राधे राधे।